लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को क्यों झटका लगा? सारा माहौल पक्ष में होने के बावजूद बीजेपी क्यों हार गई? इसे लेकर पार्टी में जबरदस्त सियासी हलचल है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली में बीजेपी आला कमान से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी ने यह साफ कर दिया कि यूपी में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। एक बार फिर से दोहरा देते हैं, उत्तर प्रदेश में नेतृत्व का कोई परिवर्तन नहीं होगा। योगी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे नेताओं को भी सख्त संदेश दिया गया है और इसका असर दिखाई भी दे रहा है। पिछले कई दिनों से दिल्ली में डेरा डालकर बैठे हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कल लखनऊ लौट गए, तो दूसरे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी चुपचाप अपने काम पर जुट गए। पाठक ने रायबरेली के अस्पताल में जाकर निरीक्षण किया। इस बीच यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मुलाकात की। भूपेंद्र चौधरी और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भूपेंद्र चौधरी से हार के कारण पूछे, वजह तलाशने की कोशिश हुई। फिर भूपेंद्र चौधरी ने विस्तार से बताया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्यों इंडिया ब्लॉक से हार गई या पिछड़ गई। भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी को 15 पन्नों की बकायदा एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें उत्तर प्रदेश में पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह बताई गई है। अब रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं वो जरा तफसील से आपको बता दूं। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का अच्छा प्रदर्शन करना और वो पार्टी जो 80 में से 80 सीट का दावा कर रही थी, वो पिछले यानी कि 2019 के नतीजे के मुकाबले आधी रह गई। ऐसे में जो कारण है वो अब आपके सामने एक एक करके रख देती हूँ। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि चुनाव में बीजेपी का वोट 8% तक गिर गया और ये गिरावट सभी की सभी 6 रीजन में आई है। बीजेपी इस रिपोर्ट में क्या कह रही है वो आपको बता दें। बीजेपी को मिलने वाले गैर यादव ओबीसी वोट में कमी आई तो बीएसपी का कोर वोटर बीजेपी के बजाय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो गया है। इस रिपोर्ट में अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी को हार की बड़ी वजह बताया गया है और जो हाल ही के दिनों में हमने मीटिंग देखी है उसमें भी बार बार ये कहा गया, जितने नेताओं को आप सुन रहे थे वो भी ये कह रहे थे कि अधिकारी हमारी मानते नहीं हैं और अधिकारी कई बार ऐसा लगता है कि वो सरकार चला रहे हैं और उनके मनमाने पूर्ण रवैये की वजह से बीजेपी का वोट शेयर गिरा है। अब देखिए एक एक करके जरा इसको यहीं पे होल्ड करिए। बीजेपी के वोट शेयर में 8% तक की गिरावट आई है, पहला कारण। दूसरा कारण ये, उत्तर प्रदेश के सभी 6 रीजन में बीजेपी का वोट घटा है। पश्चिम काशी रीजन में सबसे खराब प्रदर्शन है और इसलिए ये प्रधानमंत्री के लिए भी चिंता का विषय है। जो रीजन, जो इलाका उनका, वहां पर भी बीजेपी के खराब प्रदर्शन का कारण क्या रहा। वेस्ट की अगर बात कर ले, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहां भी वोट घटा है। गैर यादव ओबीसी वोट बीजेपी से दूर हुआ है। गैर यादव ओबीसी वोटर जिनका 2019 में जबरदस्त साथ मिला, 2022 में भी इन्होंने बीजेपी का साथ दिया, वो आखिर 24 के चुनाव में क्यों बीजेपी से दूर हो गया। अगला कारण, बीएसपी का कोर वोट समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ छिटक कर चला गया, यानी कि जाटा वोट जो बीएसपी का कोर वोट कहा जाता है, दलित वोट कहा जाता है, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ चला गया। अब बीजेपी की रिपोर्ट में कहा यह गया है कि राज्य के सभी 6 रीजन में बीजेपी के वोट परसेंटेज और सीट दोनों में गिरावट आई है। शुरुआत करते हैं काशी रीजन से, जहां पर 28 सीटों में बीजेपी केवल 8 सीट जीत पाई। कुल 28 सीट काशी रीजन की, जहां पर बीजेपी केवल 8 सीट जीत पाई। तो ब्रज क्षेत्र की बात कर लें, 13 में से केवल 8 सीट ही बीजेपी जीत पाई, जबकि ब्रज क्षेत्र बीजेपी के लिए मजबूत क्षेत्र कहा जाता है। गोरखपुर रीजन की बात करें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का रीजन, 13 सीटें यहां से आती है और 6 ही बीजेपी जीत पाई। अब देखिए अवध क्षेत्र की बात करें, जहां बीजेपी को बहुत नुकसान हुआ है। अवध क्षेत्र जहां की कुल सीटें हैं 16, यहां पर बीजेपी 7 ही जीत पाई। अब आप सोचिए, लखनऊ तो जीते लेकिन मोहनलालगंज हार गए। कानपुर बुंदेलखंड का भी लगभग यही हाल रहा, जहां 10 सीटों में से केवल 4 सीट पर बीजेपी अपने उम्मीदवार जिता सकी है। भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें हार की वजह साफ साफ गिनाई गई है। पहली वजह क्या है वो देखिए,
उत्तर प्रदेश के अफसरों और प्रशासन की मनमानी सामने आ रही है, जिसकी वजह से कार्यकर्ता और नेता दोनों ही परेशान हुए हैं। बात ना सुने जाने की वजह से कार्यकर्ताओं के अंदर नाराजगी है, उनके अंदर उदासीनता दिखाई दी है। जाहिर है जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं उनका उदासीन होना बीजेपी को भारी पड़ गया। तीसरी वजह, 6 साल से पेपर लीक होने की वजह से युवाओं का गुस्सा फट पड़ा है। और आप देखिए, इंडिया गठबंधन लगातार जिन मुद्दों को उठा रहा था उसमें से पेपर लीक का भी एक मुद्दा था, युवाओं का मुद्दा था। अब संविदा पर भर्तियां मिलने पर रिजर्वेशन ना मिलना, रिजर्वेशन का मुद्दा कितना ज्यादा हाइप पर था ये आप जानते हैं। इनफैक्ट अभी भी हाइप पर है। संविधान बदलने को लेकर नेताओं की बयानबाजी बीजेपी के लिए भारी पड़ गई। मात्र एक बयान जो लल्लू सिंह ने दिया वो कैसे पूरे चुनाव में भारी पड़ गया, और इसके बाद बीजेपी केवल काउंटर करती रह गई कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के इस नैरेटिव को लेकर कि संविधान नहीं बदलने जा रहा है। अपने ही नेताओं के बयानबाजी भारी पड़ गई। राजपूत समाज में बीजेपी से नाराजगी रही है। जो अगड़ी जाति का वोट बैंक जो पारंपरिक तौर पर कहा जाता है कि ये तो बीजेपी का वोट बैंक है, जिसमें ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, वैश्य हैं, इनका वोट बैंक, इसमें से राजपूत भी छिटके। अग्निवीर बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। अग्निवीर का मुद्दा भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने पुरजोर तरीके से उठाया। अग्निवीर का मुद्दा बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया। आइए अब आपको बताते हैं कि बीजेपी की इस रिपोर्ट में ओबीसी और दलित वोटर्स के बारे में क्या कहा गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस चुनाव में गैर यादव ओबीसी वोट में कमी आई है। अब गैर यादव ओबीसी वोट कौन है? कुर्मी, कोयरी, मौर्य, शाक्य और लोध, ये वो जातियां हैं जो बीजेपी से दूर हुई हैं। बीएसपी का कोर वोट बीजेपी के बजाय समाजवादी पार्टी को चला गया, कांग्रेस को चला गया, ये उस तरफ शिफ्ट हुआ। इस बार बीएसपी के कोर वोट में 10% की गिरावट आई। 2019 की तुलना में बीएसपी को दलितों का 1/3 वोट ही मिल पाया, लेकिन जाटव, खटीक और पारसी समाज का वोटर बीजेपी की तरफ शिफ्ट नहीं हुआ, ना ये मायावती के पास गया, ये सीधे सीधे समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की तरफ चला गया। हमारे सहयोगी देवेंद्र पराशर, रुचि कुमार इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, बीजेपी की ओर से जो रिपोर्ट सबमिट की गई है उसमें जो बड़ी बातें हैं, ये पहले तो जाति की ही बात कर लें, इसमें एक बड़ा शिफ्ट दिखाई दे रहा है। और मीनाक्षी, इसमें जो सबसे प्रमुख वजह को अगर देखें, जिसपे ज़्यादा हैरानी वाली चीज़ है, वो ये कि प्रशासन के चलते कार्यकर्ताओं में नाराज़गी की बात कहना अपने आप में बहुत विचित्र स्थिति होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं और उसे अगर अब हारने के बाद उसे वजह बता रहे हैं, तो वो वाकई किसी भी पार्टी के लिए और उसकी वहाँ की सरकार के लिए थोड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। क्या ये सारी चीज़ें चुनाव कैंपेन के दरमियान नहीं समझ में आ रहा था कि कार्यकर्ताओं में निराशा थी? प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर क्या ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इन बातों को समय रहते पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बताएं और उसको उस समय करेक्ट कर लिया गया होता? क्योंकि ये सारी चीज़ें हार के बाद कही जा रही है, हालांकि इसमें व्याख्या बहुत ज़्यादा है। अलग अलग कुल 15 पन्नों की वो रिपोर्ट है, लगभग 40,000 कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की है और हर एक संसदीय क्षेत्र के हिसाब से बात किया गया है। जो कैंडिडेट हारे हैं उन्होंने भी बाकायदा ब्यौरा दे देकर बताया है कि किस बूथ पे हमें किस वजह से क्या कम वोट पड़े। तो ये सारा मंथन हुआ है, लेकिन निश्चित तौर पे उसमें कारण, कई सारे कारण हैं, और उसमें चाहे अग्निवीर को लेकर आप बात कर लें, आरक्षण के नैरेटिव को लेकर बात कर लें, जातीय गोलबंदी का शिफ्ट होना। अब जातीय गोलबंदी अगर शिफ्ट हो रही है उसमें बीजेपी के पक्ष में जो जातियाँ हैं, जैसे राजपूत कम्युनिटी की ही बात कर लें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी कम्युनिटी से आते हैं, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश से आते हैं, लखनऊ से उम्मीदवार थे उसी कम्युनिटी से आते हैं। इसके बावजूद अगर कुछ सीटों पर वोट नहीं मिल रहा है तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए ये बड़ा चिंता का सबब है। दूसरा, गैर यादव ओबीसी वोट जो कि आपको लगातार मिलता रहा था, वो अगर शिफ्ट हो रहा है, वो सपा के पक्ष में चला जा रहा है, वो बीजेपी के लिए चिंता की बात है। कार्यकर्ताओं में अगर निराशा है तो वो चिंता की बात है। प्रदेश अध्यक्ष को समय रहती है समझ में आना चाहिए था कि कार्यकर्ताओं में निराशा है। और दूसरी चीज़ की, अगर काउंटिंग तक ये लोग फीडबैक दे रहे थे पार्टी के टॉप लीडरशिप को कि बीजेपी 60 से 70 सीटें तो शर्तियाँ जीत रही है, तो वो फिर फीडबैक कहाँ से आ रहा था? क्या कार्यकर्ताओं से तब बातचीत नहीं हो रही थी? कार्यकर्ताओं से अगर बातचीत नहीं हो रही थी तो फिर वो फीडबैक कहाँ से आप पार्टी के टॉप लीडरशिप को दे रहे थे? तो ये सारे सवाल ऐसे हैं जो कि बीजेपी के पॉलिटिकल कॉरिडोर में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। और यूपी के किसी भी नेता से आप बात करें तो वो इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करता नजर आएगा। न सिर्फ यूपी बल्कि दूसरे राज्यों के बीजेपी के नेता भी अभी तक ये समझने में विफल रहे हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में वजह क्या रही कि पार्टी का प्रदर्शन इतना खराब रहा। मीनाक्षी, रुचि मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन देवेंद्र एक बात जो आपने जिससे अपनी शुरुआत की कि अधिकारी
कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुन रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अधिकारी सिस्टम चला रहे हैं और इसलिए कार्यकर्ताओं में उदासीनता थी। लेकिन अभी हाल ही में जो एक फैसला लिया गया उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, जिसमें ये कहा गया कि टीचर्स की जो पंचिंग है, अभी डिजिटल पंचिंग है, वो नहीं होगी, अटेंडेंस नहीं होगी, उसे 2 महीने के लिए रोक दिया जाता है। तो इसमें भी जो शिक्षा मुख्य सचिव हैं उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया और ये कदम उठाया गया। ऐसी परिस्थिति में जब पहले से ही एक परसेप्शन है कि आपके अधिकारी निर्णय लेते हुए या निर्णय एक योगी आदित्यनाथ एक मैसेज देते हैं, फिर अधिकारी उसको पूरा कर देते हैं, इसमें मंत्रियों की भूमिका क्या है? मंत्री अपनी भूमिका निभाते हुए क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्या ये परसेप्शन अभी भी नहीं चल रहा है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है? अब बहुत सारे मंत्री इस बात को कहते हैं, अगर दबी जुबान में अगर उनसे बातचीत कीजिए तो वो ये तक कहते हैं कि अधिकारी हमारे नहीं सुनते। अब ये बड़ी हैरानी सी बात होती है कि अगर आप गवर्नेंस का ऐसा मॉडल चला रहे हो जिसमें मंत्री ये आरोप लगा रहे हो तो बहुत विचित्र स्थिति है और उसमें ये समझ में आपको नहीं आएगा कि आखिर वजह क्या है, समस्या कहाँ है। एक चीज़ तो मीनाक्षी लगभग तय मानिए कि किसी भी राज्य में अगर आप बात करें तो चाहे बिहार के मॉडल की बात कर लें, उड़ीसा के मॉडल की बात करें, जब गवर्नेंस को लेकर अच्छी चर्चा होती है, अभी बिहार को लेकर भी बहुत सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जब अच्छे गवर्नेंस को लेकर जब चर्चा होती रही है तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर आप अधिकारियों को थोड़ा फ्री हैंड देंगे तो वो गवर्नेंस ज़्यादा कर पाएंगे, क्योंकि पॉलिटिकल दखल शासन में बहुत ज़्यादा होगा तो फिर वो शासन उस ठीक तरीके से नहीं चल सकता, क्योंकि राजनीति की अपनी मजबूरियां होती हैं, नेताओं की अपनी मजबूरियां होती हैं, उन्हें पॉलिटिकल कंपल्सन का ध्यान रखना ही होता है। अधिकारी ज़्यादा बेहतर प्रशासन दे सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अगर अधिकारी उन्मुक्त हो गए, स्वच्छंद हो गए और तानाशाही वाले अंदाज में अपना शासन चलाने लगे तो उनके ऊपर कोई बर्डन तो है नहीं, किसी का भी शासन आए उनके सेहत पर कोई खास फर्क पड़ता नहीं। सरकार एक बदलेगी, मुख्यमंत्री बदल जाएगा, मंत्री बदल जाएंगे, दूसरा कोई आ जाएगा, उससे उनके सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ना है। और कम से कम नेताओं के ऊपर तो ये दबाव रहता है कि हाँ अच्छा उनको चुनाव में जाना है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से लोगों को खुश रखें ताकि दोबारा चुनाव में जीत करा सके। तो ये सारी चीज़ें कही जाती हैं। उत्तर प्रदेश में खराब नतीजों के बाद ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जी मीनाक्षी, उत्तर प्रदेश में हार पर बीजेपी की रिपोर्ट सामने आ गई है। वहीं दिल्ली में बीजेपी हाईकमान ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसके साथ ही यह भी कह दिया गया है कि योगी आदित्यनाथ की लीडरशिप पर भी कोई चर्चा नहीं होगी। हालांकि ये संकेत जरूर मिले हैं कि यूपी बीजेपी के संगठन में बदलाव हो सकता है। ये बदलाव भी उपचुनाव के बाद होगा। यूपी में बीजेपी का पहला लक्ष्य इस वक्त उपचुनाव की 10 सीटें जीतना है। इसके लिए सबको एकजुट होकर काम करने के लिए कहा गया है। रुचि हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, एक बार मैं इस पर आपका रिएक्शन इसलिए लेना चाह रही हूँ, जानकारी आप दीजिएगा कि केशव प्रसाद मौर्य अपने दिल्ली विजिट से पहले लखनऊ में खूब बयानबाजी करते हुए बार बार एक्स पोस्ट पर एक पोस्ट डालते हैं, डिलीट करते हैं, फिर उसको वापस पोस्ट करते हैं, लेकिन अब कुछ शांत नजर आ रहे हैं। क्या मैसेज दिया गया है दिल्ली से? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जब से चुनाव के नतीजे आए हैं तब से वो उनके बयान बिल्कुल ही बंद हैं, वो बात नहीं कर रहे हैं मीडिया से और उनका ज़्यादातर टाइम दिल्ली में बीत रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि संघ के कई जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे उनकी मुलाकात हो रही है, दिल्ली में वो पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। अब जो उन्होंने बयान दिया है उस पर उनका कहना है कि ये तो हमने कुछ भी गलत नहीं कहा, वो तो कोई भी पार्टी होगी उसमें संगठन तो बड़ा होगा ही, सरकार तो बाद में आएगी, जब संगठन मजबूत होगा तभी सरकार बन पाएगी। और ऑफ रिकॉर्ड बात करेंगे तो ये भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो ये इस तरह के नतीजे लोकसभा चुनाव में नहीं आते, क्योंकि अगर आप यूपी में आएंगी तो 2017 से यहाँ पर बीजेपी की सरकार है तो कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा शिकायत है कि हमारी बात नहीं सुनी जाती। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उनके कार्यकर्ताओं की बात बहुत सुनी जाती थी, पुलिस थाने में उनकी चलती थी, लेकिन हमारी कहीं नहीं चलती। आप आज भी बीजेपी दफ्तर लखनऊ में चले जाइए, वहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता आपको ये कहते हुए मिल जाएंगे कि हमारी कोई बात नहीं सुनते, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हमारी सरकार है, केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, लेकिन हमारी कोई सुन नहीं रहा। तो जो कार्यकर्ता है, जो पार्टी को खड़ा करता है, पार्टी को मजबूती देता है, उसमें इस तरह की नाराज़गी है नीचे तक। अब पार्टी ये कह रही है कि अगर समाजवादी पार्टी में थाने
और पुलिस में सुनी जाती थी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की, तो हम वो काम नहीं कर सकते। लेकिन वो काम नहीं कर सकते, लेकिन कार्यकर्ताओं की बात सुन सकते हैं। आप लखनऊ में आएंगे तो 2-3 मंत्री हैं जो कार्यकर्ताओं से लगातार मिलते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, उनका काम भी कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसा सब मंत्री अगर करें तो पार्टी का कहना है कि पार्टी के नतीजे और बेहतर आते। तो अब जब ये नुकसान हो गया है तो उसके बाद उसको रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। पहला टारगेट तो यही है कि 10 सीट्स पर उपचुनाव और ये होने तो हैं। तभी हो सकता वहाँ है क्योंकि पिछली बार 5 सीट समाजवादी का पार्टी जीती मैनेजमेंट थी। अगर बीजेपी ठीक कर ले, कार्यकर्ताओं की सुन ले और साथ ही जो अंदरूनी खींचातान है, जिस गुटबाजी की लगातार चर्चा हो रही है, उस पर पूरी तरह से अंकुश लग जाए, जिस पर काफी हद तक अंकुश लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पिछले कई दिनों से दिल्ली में डेरा डाला हुआ था, लेकिन उनसे मुलाकात के दौरान बीजेपी नेतृत्व ने साफ संकेत दिया कि मौर्य को बयानबाजी से बचना चाहिए। इसका असर भी दिखा। केशव प्रसाद मौर्य कल दिल्ली से लखनऊ वापस लौट आए। लखनऊ लौटते ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर करारा अटैक किया। मौर्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा के गुंडा राज की वापसी असंभव है। बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 के नतीजों को दोहराएगी। तो अखिलेश यादव ने तुरंत मौर्य पर पलटवार भी किया और कहा कि लौट के बुद्धू घर को आए। अखिलेश यादव ने बीजेपी में चल रही हलचल पर क्या चुटकी ली, वो आपको सुनाते हैं। और हम सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हों कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कि कितनी दलाली हो रही है। तो एक मैसेज जो दिल्ली से बड़ा क्लियर दे दिया गया है कि भाई दीवार पे लिखा है पढ़ लीजिए, योगी आदित्यनाथ बदलने नहीं जा रहे हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को मैसेज क्या दिया गया है, देवेंद्र आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? केशव मौर्य ने जो उत्तर प्रदेश के हालात को लेके वो समझ रहे हैं, जो शिकायतें हैं, उन सारी चीज़ों को कहा पब्लिकली। जब वो कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो उसमें किस प्रकार से अपने दर्द को उन्होंने उघेरा था। और जाहिर तौर पर उनकी अब इच्छा है कि संगठन में की कमान मिले, प्रदेश अध्यक्ष उनको अगर बना दिया जाए और उनके नेतृत्व में अगला विधानसभा का चुनाव हो बतौर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सारी चीज़ें वो कह रहे हैं। और इसके पहले आपने देखा होगा कि किस प्रकार से एक तरह से मुख्यमंत्री के फरमान की लगभग अनदेखी करते हुए वो कैबिनेट के बैठकों से तक से दूर रहे थे। तो वो बहुत अलग लेवल पे आ चुका है। लेकिन बीजेपी का टॉप लीडरशिप कतई इस बात को और ऐसी प्रवृत्ति को किसी भी नेता के मामले में बढ़ावा नहीं देता कि आप सार्वजनिक बयानबाजियां करें और उसके मार्फत कोई प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी बीजेपी के एक टॉप लीडर ने पिछले दिनों से ये कहा था कि जो भी उत्तर प्रदेश की समस्या के समाधान के लिए, निराकरण के लिए जो काम किए जाने वो किए जाएंगे, लेकिन उस तरीके से किए जाएंगे कि बहुत उसका ढिढोरा ना पीटा जाए और बाहर कुछ बहुत ज़्यादा समझ में ना आए और आप उसका समाधान भी कर दें। जाहिर तौर पे अगर समस्या है, यानी कि कार्यकर्ताओं के भीतर नाराज़गी है, उदासीनता है, जिस वजह से उसका कोर्स करेक्शन किया जाएगा, उसको लेकर कोई बड़ा या क्रांतिकारी फैसला कर लिया जाए, इसकी दूर दूर तक कोई चर्चा तक नहीं है। कम से कम बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे जरूर बहुत सारी गॉसिप चलते हैं, बहुत सारी कयासबाजियाँ की जाती हैं, लेकिन उसका बड़े लेवल से कोई लेना देना नहीं। केशव मौर्य को भी यही समझाया गया है कि पार्टी के टॉप लीडरशिप के संज्ञान में सारी चीजें हैं। देवेंद्र, देखिए कल आपसे जब चर्चा हो रही थी, आपने एक लाइन कही थी कि ये कयास बकवास है, मैं तो उसी पर अटक कर रह गई हूँ। तो इस तरीके की कोई भी कयास नहीं है, कोई रूमर नहीं है। योगी आदित्यनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बहुत शुक्रिया रुचि आपका भी, देवेंद्र आपका भी, पूरी जानकारी के लिए।